आवाज आ रही है मैडम? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। अब आप सबको अलाउ करिए वन बाय वन, है ना? हाँ। नहीं आ गए मैडम? हाँ सर, ऑलमोस्ट आ गए हैं। स्टार्ट करना है तो आप कर दीजिए। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन का रख देते हैं। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन भेजा था, लगभग 100 सवा 100 ऐसे थे। तो पहले आप क्वेश्चन मुझे पूछ लो। यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं 10 मिनट। उसके बाद हम फिर नया चैप्टर आज स्टार्ट कर लेंगे। जिसको भी क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। पहले आप क्वेश्चन पूछ लो जो भी आपके पास है, एंड देन वी डिस्कस और स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, जो लास्ट टाइम हमने बनाया था सबने, हमने भेजा था, जो हमने कुछ बनाए भी थे।
जैसे अबाउट 30-35 जैसा बनाया था कुछ। ओके, तो उसमें ठीक है, जितने सही थे गलत थे बराबर है, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो तुम पहले पूछ लो। 10 मिनट का मैं टाइम इसके लिए रख रहा हूँ। जिसका भी प्रॉब्लम हो आप माइक ऑन करके पूछो। मेरे पास क्वेश्चन है, आप नंबर भी बोलोगे तो चलेगा। सर 38। ओके, 38। कौन पूछ रहे हो? सर ध्रुव भट्ट। ओके ध्रुव, कितने सही हुए टोटल बनाए तो चेक किए? नहीं, वो चेक नहीं किए। अगर 60% से ज्यादा सही हुए हैं। 60% से ज्यादा हुए तो कम है, हम तो कम ही हम्म बोलेंगे। हम्म वो एक दो बार और एनसीईआरटी पढ़ो। एमटीजी भी बाकी है अभी। हाँ क्या है? एमटीजी भी बाकी है अभी सॉल्व करने। ओके, हाँ, ये पहले देखो एमटीजी हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर भी, बट इसमें एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा हम्म लगभग। ओके, चलिए 38 हम देख लें। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब, है ना? क्या कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब में, तो देखो जाइगोट को ट्रांसफर हम दो जगह पर कर सकते हैं, है ना? एक तो फैलोपियन ट्यूब में और दूसरा यूटेरस में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो फैलोपियन ट्यूब में हम कब करेंगे? डॉक्टर जब डायग्नोज करेगा कि भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओनली डिफिकल्टी इज देयर इन द फर्टिलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या करेगा डॉक्टर? बाहर उसको फर्टिलाइज कर देगा, राइट? मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जो जाइगोट मूव करता है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टू द यूटेरस, देयर इज नो सच प्रॉब्लम इज देयर। सो दे विल ट्रांसफर द जाइगोट इनटू द आई मीन फैलोपियन ट्यूब। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, सबका फुल फॉर्म याद है ध्रुव? जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूआई, नहीं वो नहीं नहीं वो जीएफटी नहीं आता। क्या फुल फुल फॉर्म फॉर्म है याद नहीं इसका? है? हाँ? नहीं 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 याद है। तो कैसे बनेगा? देखो मैं अब बता वही दूं ना। full form। यहाँ पे ये जो था जिफ्ट था, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, राइट? हम्म जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जिफ्ट। तो ये देखो जाइगोट ही हुआ ना, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं जाइगोट कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं। दूसरा देखो ऐसे बोल रहा है जिफ्ट, जिफ्ट का मतलब क्या हुआ? गैमिट, है ना? जी फॉर गैमिट। हम्म तो हाँ, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ट्रांसफर। हाँ राइट? ओके हाँ। गैमेट तो हम ले नहीं रहे हैं, हम ले क्या रहे हैं? हम्म ले क्या रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए? जाइगोट। जाइगोट तो पहला हाँ वो नंबर। समझ गया। फिर आईयूआई का फुल फॉर्म हो गया क्या चीज? इंट्रा यूटेराइन इंसीमेशन, है ना? हम्म फिर एआई का मतलब हो गया, क्या हुआ बोलो? एआई का। आर्टिफिशियल इंसीमेशन। हम्म आई मीन फुल फॉर्म देखो एनसीईआरटी का ही सब लाइन है भाई, इसमें अलग से है नहीं कुछ, हम्म है ना? हाँ तो वो आंसर इसमें ए होना चाहिए। हम्म क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। गुड। चलिए नेक्स्ट पूछिए। नेक्स्ट 50 इसका 59 सर। ओके 59, एक ही मिनट में देखता हूँ। ओके, सर ये ड्यूरिंग आईवीएफ उसका फुल फॉर्म क्या है? आईवीएफ, तुम बोलो क्या है, तुम पढ़े हो ना चैप्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लास्ट डे क्लास में नहीं थे क्या? थे ना। हाँ, एनसीईआरटी एक भी बार नहीं पढ़े, इसका मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ाने के बाद। सर आज ही बुक लाया इसलिए मैं। अच्छा बुक आज ही लाए हो, कोई बात नहीं, हम्म तो बुक को पढ़ो, है ना? बुक ओके। जो जो वीडियो है उसको देखो। तुमको ग्रुप पे भी भेज देते हैं, यूट्यूब पे भी तुम शेयर कर सकते हो, देख सकते हो। आपकी चैनल है ना? हाँ। ओके, नहीं यूट्यूब पे एक्चुअली मैं ये अपलोड नहीं किया हूँ, आज मैं करूंगा ये अपलोड, देख लेना। वो बहुत ओके। समरी शॉर्ट में बहुत किया है हमने, 10 मिनट में हो जाएगा ये खत्म। ओके देखो हम्म यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ईटी का मतलब क्या हुआ? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ट्रांसफर हाँ। ड्यूरिंग आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स इज शिफ्टेड टू, कहाँ पे शिफ्ट करोगे? देखो फैलोपियन ट्यूब आई मीन, चलो यूटेरस से हम बात शुरू करें, यूटेरस में हम कितने कर सकते हैं? यूटेरस आएगा ना सर? नहीं आएगा यूटेरस,
क्योंकि यूटेरस में 32 सेल स्टेज के बाद ही करते हैं, या कम से कम 32 सेल स्टेज होना चाहिए, ठीक है। हम्म। यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 8, 8 ब्लास्टोमियर। 8 ही ब्लास्टोमियर है, 8 सेल का ही बना हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ताकि वहां से धीरे धीरे ये मूव करते जाए। जो जिफ्ट हमने पढ़ा है, जिफ्ट करेंगे इसमें, फैलोपियन ट्यूब आंसर सर, ट्रांसप्लांट करेंगे, और वहां से धीरे धीरे वो मूव करता भी जाएगा, डिवाइड भी करता जाएगा, और यूटेरस तक आते आते 32 सेल स्टेज का हो जाएगा। आंसर सी ठीक है? में, तो आंसर की में तो सी दिया है सर। हाँ? आंसर की में सी दिया है 59 का। कौन सा दिया है? सी, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, अरे सॉरी, देखो मोर देन 8 सेल है ना, हम्म, और बराबर है थर्ड ऑप्शन, मोर देन 8 सेल है। इसीलिए यूटेरस आएगा। हाँ, इसलिए यूटेरस, मैं पढ़ने में गलती कर दिया। 8 सेल या 8 से कम रहेगा ना, तो उसको हम्म करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन 8 से ज्यादा है ना ये, हम्म है ना, तो ये यूटेरस सही है आंसर। 32 का हम्म, जो भी आंसर हो, यूटेरस इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट बोलो। सर 108। 108, 108। कौन पूछ रहे हो? कोशा। कोसा जी। 108। ओके, देखो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, फिर बाद में स्क्रीन शेयर करूंगा। 108 है, इंटेंशनली lactating mother, or intensely, sorry, intensely regulate lactating mother do not generally conceive due to, okay, ये हमने बात करी थी वहाँ पे, क्वेश्चन भी पूछा था किसने इसमें। तो पूछ रहा है क्यों कंसीव नहीं करता है, जब बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो फीडिंग करता है मदर का, एट दैट टाइम मोस्टली द 6 मंथ हमने उसमें देखा था, है ना, ध्यान यदि हो तो तुमको, हमने 6 मंथ की बात करी थी कि 6 मंथ तक कंसीव नहीं करते हैं, राइट। तो कारण क्या है इसका, है ना। तो देखो कारण इसका क्या होता है कि नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो लगभग रुक जाता है, या इरेगुलर हम कहें, राइट। मोस्टली जो मैंने पढ़ा है वो इसमें स्टॉप हो जाता है। तो क्यों स्टॉप हो जाएगा भाई, तो स्टॉप क्यों हो जाता है, तो जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं, राइट, गोनेडोट्रोफिन्स का मतलब जो LH है, FSH है, राइट, ये हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं, समझ में आ रही है बात को सर? हाँ। अब क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि देखो प्रोजेस्टेरॉन यदि हाई लेवल में रहे, तुम लास्ट चैप्टर को जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखे तो आप देखना कि यदि प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में रहे तो वो फीडबैक इनहिबिशन कर देता है, निगेटिव फीडबैक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, है ना, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, फॉर द सिक्रेशन ऑफ LH and FSH, राइट। तो LH FSH नहीं सिक्रेट हो पाता है ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ the hormones which are there in the lactating mother। तो LH FSH नहीं बन पाता है, जिसमें चॉइस हम देखें तो सपरेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स, ये सही लग रहा है। दूसरा हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन, नो। तीसरा सपरेशन ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। देन सपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। ये नंबर इज द करेक्ट आंसर, है ना, हाँ। अग्री और नॉट? यस सर, अग्री। तो बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। सर 123। 123 मिस्टर ध्रुव पूछ रहे हो। ओके ओके, असर्शन रीजन, AR क्वेश्चन है ये, तो AR की हम बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ सारे ऑडियंस के लिए। इंडो जाइगेंटिक प्लेन हैव हाई पॉपुलेशन, आई मीन गैंगेटिक प्लेन, सॉरी गलत पढ़ दिया, कह रहा है एंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब जो गंगा के किनारे का प्लेन है, राइट, इंडिया में, राइट, उसी को बोल रहा है एंडो गैंगेटिक प्लेन। तो कह रहा है एंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया क्वेश्चन, प्लेन हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, क्यों, आई मीन रीजन हम उसका पढ़े। दीज हैव फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल, राइट।
करेक्ट, एंडोगैंगेटिक प्लेन हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो रीजन उसका दे रहा है कि दीज हैव फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल। तो देखो बात तो दोनों सही लग रहा है मुझे कि पॉपुलेशन ज्यादा है, नो डाउट, जो गंगा के किनारे जो सभी एंडोगैंगेटिक प्लेन है, राइट, वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है। कारण तो असर्शन तो सही है, और ये भी हाँ कारण, सर, समझ में आ गया। हाँ ये भी क्या कारण, आएगा? हाँ फेवरेबल वहाँ पे क्लाइमेट है, सॉइल फर्टाइल है, सो फूड दे आर हैविंग इज क्वालिटी वाइज इट इज गुड, राइट, हम्म so such reproductive disorder or reproductive problems are there, इस तरह बहुत से। ट्रू ना। हाँ बोथ आर ट्रू, फर्स्ट आ जाएगा। ओके। आई मीन इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। ओके। नेक्स्ट पूछो। जो भी क्वेश्चन है पूछिए आप, मन में मत रखो कि भाई बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि Sir, 73. कौन सा 73. 73, ओके, कौन पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हो, नाम बताओ। Prithvi. पृथ्वी, ओके, एक ही मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओके, 73 में बोल रहा है इम्प्लांट्स अंडर द स्किन व्हेन यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, राइट। तो हमने ये पढ़ा था जो हार्मोन हार्मोन वाले में था, है ना, हार्मोन बेस्ड जो कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं उसमें ये इम्प्लांट्स होते हैं। ओके, तो करेंगे इम्प्लांट्स, हम चॉइस अब पढ़े, आर फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। ओके, दूसरा कह रहा है प्रोवाइड लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड। ओके, एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द पिल्स। ओके, एक्ट एज बैरियर मेथड। तो देखो ऋत्वी, वन बाय वन करके हम कह Yes. रहे हैं। इम्प्लांट्स हमने क्या देखा था, स्किन के अंदर हम उसको, जैसे आर्म वगैरह में हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और दे आर नथिंग बट द हार्मोन्स, उसमें हार्मोन्स ही होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स। तो सिंथेटिक हार्मोन्स को हम क्या करते हैं, स्किन के अंदर रख देते हैं, और ये स्लो रिलीज वाले होते हैं। कैसा होता है, No. स्लो रिलीज वाले होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन होते हैं बहुत बार, एस्ट्रोजन होते हैं बहुत बार, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है हार्मोन में, डिपेंड्स। ओके, तो चौथा चॉइस तो गलत है इसमें, एक्ट एज बैरियर मेथड, ठीक है, अग्री। Yes. फोर्थ इज रॉन्ग। ओके, एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द पिल्स, बिल्कुल नहीं। जैसा पिल काम करता है ना, जो हार्मोन वाले पिल्स होते हैं, उसी तरह से ये भी काम करता है। ओके, कोई अलग तरीके से काम नहीं करता है। हार्मोनल आई मीन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ऑल्टर करता है ये भी गलत है, सी नंबर। बी नंबर प्रोवाइड्स लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, ये कुछ सही है, क्योंकि काफी 1 साल तक यूज होता है, समझो जो इम्प्लांट्स होते हैं ना। Okay. हेलो, सुन रहे हो। Yes, sir. हाँ, तो इम्प्लांट्स लगभग 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक भी हम यूज करते हैं, इम्प्लांट्स काफी लंबे समय तक यूज होता है, तो ये सही चॉइस हमको दिख रहा है, बट पहला फिर भी पढ़ना चाहिए हमें। आर फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड, नो। साइड इफेक्ट तो होती है, देखो स्टेरॉइड ही है ना, क्योंकि हार्मोन तो Yes. उसमें स्टेरॉइड है ना। ओके, जैसे नॉन Okay. स्टेरॉइडल पिल्स बनाया, लेकिन नॉन स्टेरॉइडल एटलीस्ट इम्प्लांट के बारे में मैंने तो नहीं सुना है, और बुक में भी नहीं है, राइट। तो स्टेरॉइड हार्मोन से साइड इफेक्ट तो होते ही हैं थोड़े बहुत, है ना। तो बी नंबर इसका सबसे सुटेबल आंसर है। Okay. बी फॉर बॉम्बे। सुनने वाले भी जिसको कुछ लगे कि भाई इसमें डिस्कशन वाली बात है तो आप कर सकते हो, है ना, जिसको भी लगे, क्योंकि हम टाइम ही रखना डिस्कशन का। सर बोलिए। सर 82 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो 82 देख रहा हूँ। 82 में क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ।
Which of the following is devoid of side effects of steroidal hormone? Okay, good question. देखो अभी जस्ट हमने ये बात करी है ना, अभी जो हाँ। ऋत्वी ने पूछा था इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन था कि तो इसमें बोल रहा है क्या कि नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन, राइट? ये आई एम सॉरी क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइडल मतलब हार्मोन? जिसकी साइड इफेक्ट नहीं होती वैसा हार्मोन को। एग्जैक्टली ऐसा पूछ रहा है। तो ओके। हम वन बाय वन इसमें देख लें कि हाँ। बाउल्स बिल्कुल इसमें तो नहीं होता है क्योंकि ये बैरियर का काम करता है, राइट? देन प्रोजेस्टर्ट, ये भी यू नो दिस इज द पिल, ये पिल है। देन कंबाइंड पिल, ये आई मीन दीज आर द हार्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, राइट? तो ये तो करेगा ही। देन दूसरा हम आ जाए एलएनजी। एलएनजी क्या है? एलएनजी 20 बोलो। मतलब एलएनजी 20 किसका एग्जांपल है? प्रोजेस्टर, एलएनजी 20 हमने कल एग्जांपल दिया था ना। वो आईयूडीएस। हाँ, एलएनजी 20 याद आ रहा है सबको? ये आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, है ना? प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी 20। मैं एक स्लाइड अभी शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ये अब देखना। ये सॉरी, ये जस्ट एग्जांपल है, इसमें इधर गया। एक ही मिनट, देखो ये एक स्लाइड है, ये हमने आपको इस तरह से नहीं दिखाया था, ये एक्चुअली ये यूट्यूब वाले पे इस तरह का ही है। ये दिख रहा है सबको स्लाइड, हाँ सर। है ना? तो ये स्लाइड में आप देखो, ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है, ये प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी दिख रहा है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, बराबर? तो ये ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा, है ना? फिर हम दूसरा चॉइस देखें, और 82 था ना, हाँ, तो ये भी नहीं होगा, एलएनजी 20 इसमें है चूंकि, है ना? ओके, सहेली है, बात सही है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, लेकिन ये चॉइस आके इसमें गलत कर दे रहा है, एलएनजी, है ना? ओके, देन तीसरा चॉइस हम देखें, लिप्स लूप, सहेली एंड कॉपर 7। इसमें कोई भी स्टेरॉइड वाला नहीं है, देखो सहेली है लेकिन पिल है ये, लेकिन ये कैसा है? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल है, राइट? फिर इसमें हम देखें तो यहाँ पे फिर से एलएनजी 20 आ गया, इसलिए ये स्टेरॉइडल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान आया? दिस इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब सर ये क्वेश्चन में जो नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन्स है वो ढूंढने थे। नॉन स्टेरॉइडल, और ऐसा ये था? सभी बैरियर है, देखो लिप्स लूप, राइट? ये बैरियर है, कॉपर हाँ। ये क्या है? ये भी बैरियर है ना? मतलब नॉन स्टेरॉइडल और जो बैरियर्स वगैरह हैं है ना, जो हाँ स्टेरॉइड मतलब नॉन स्टेरॉइडल मतलब उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं होगी इसलिए ये साइड तीनों आ इफेक्ट गए। होती है वैसे वैसा ना? ढूंढना हाँ ओके। है ना? ये मैं आज यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, एक्चुअली मैं कल नहीं कर सका। तो इसको देखना आप, ये बहुत कम स्लाइड में 10-10 मिनट में हमने 2 वीडियो बनाए हैं, पूरा के पूरे कवर कर लेगा आपको, बहुत ही शॉर्ट में क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट बोलिए। हाँ सर। और सर एक 84 मतलब वही स्लाइड में वो 84 रेयरेस्ट मेथड कौन सी है? मतलब वैसा तो कुछ ये पढ़ने वाला में। ना 84 ना, हाँ which of the following contraceptive measures is रेयरेस्ट। rarest in use of India? है वैसे ना? तो सभी यूज होते हैं ना? हाँ, होते तो सभी यूज है, बट ये पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सा होता है। कम, हाँ। तो देखो इसमें आंसर तो डी है, सर्वाइकल कैप, बट आप कैसे निकाल सकते हो आंसर? ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर्वाइकल कैप्स बहुत कम यूज होते हैं, हाँ बट तुम ये देखो, ये लिखा हुआ है कि दिस फर्स्ट चॉइस इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट? हाँ बस। IUDs आर आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली, पिल्स आर आल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली, ये तीनों लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि तीनों फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हाँ हाँ लिखा हाँ, है। ये जो है सर्वाइकल कैप्स, ये इंडिया में नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। ओके सर। और वो तुम कुछ क्वेश्चन एक बार पूछ रहे थे ना, कि ये कौन सा हार्मोन है, ये है, ध्यान आ रहा है तुम्हें?
हाँ मतलब वो तो सर ऐसा पूछा था कि मतलब हार्मोन वो लैब में बनता है कि मतलब हाँ, मैन मेड आपने आई मीन बोला था ना वो सिंथेटिक इम्प्लांट होते हैं, करते हैं सिंथेटिक होते इसलिए। हैं, लैब में बनते हैं, वो सब इसमें तुमको मिलेगा, है ना। हम्म, ये जो मैं ये बनाया हूँ ये स्लाइड, इसमें तुमको सब मिलेगा ये आगे, है ना। ये तुम एक बार देखना यूट्यूब पे, आज रात रात में हम अपलोड कर देंगे शाम तक, ठीक है। हाँ ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछिए। बोलो, दीप बनाया सारा क्वेश्चन? सर 125 लास्ट। ओके, एक मिनट में देखता हूँ। ओके 125 AR क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, या मैं चलो शेयर ही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ओके, देखो 125 हम यहाँ पे देखें तो असर्शन बोल रहा है fetal disorder can be diagnosed by the chorionic villi sampling। ये सही है कि गलत है भाई दीप? क्या सर? दीप को आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। ये बोल रहा है कि fetal disorder can be diagnosed from chorionic villi sampling। कोरियन, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, तीन था ना, हाँ याद आ रहा सर। है? हम्म। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि fetal disorder can be diagnosed by the chorionic villi sampling। नहीं तो सर, सही है? हाँ, ये तो एमनियोनिक फ्लूइड से होता है ना। ना एमनियोटिक फ्लूइड से होता है, बट इससे भी हो सकता है, सेल तो है ना, सेल वही है, समझो। हाँ। ये सेल वही है, जस्ट एमनियोटिक फ्लूइड एक पॉपुलर टेक्निक है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड आप निकाल सकते हो, डॉक्टर कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ। है ना। हम्म। मतलब हम फीटस का कोई भी सेल ले सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में काफी सारे उसके बॉडी के सेल्स ही लगे हुए होते हैं, है ना। हम्म। छुट्टे पड़े हुए काफी सारे एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स होते हैं, इसलिए हम एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि किसी भी तरीके से हमने मे बी, कैन बी, यहाँ लगा हुआ है, देखो फीटर, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, द फीटल डिसऑर्डर कैन बी डायग्नोस्ड, कैन बी है ना, हम्म। किसी जैसे लिया आप, वी डोंट माइंड दैट, है ना। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग किया और पूछ रहा है कोरियोनिक विलाई से क्या सेक्स जाना जा सकता है, तो ऑफ कोर्स यस जाना जा सकता है। डिसऑर्डर, सॉरी इसमें डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर जाना जा सकता है, तो जाना जा सकता है कैसे। तो आंसर हम देखें, कैरियोटाइपिंग, karyotyping can be done for mitotically dividing cells of chorionic villi, of course yes। कोरियोनिक विलाई का हम क्या करेंगे, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को उसके हाइट के हिसाब से अरेंज करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। सुन रहे हो हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरियोटाइपिंग हम पढ़ेंगे, ये जेनेटिक्स से पढ़ेंगे। तो कैरियोटाइपिंग इज ए टेक्निक, है ना। ये एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि सेल, ये सेल हमने लिया, सेल के न्यूक्लियस में से पहले हम सारे क्रोमोसोम को निकाल लेते हैं बाहर, राइट। टेक्निक है इसकी, सेल से हम इसके क्रोमोसोम को निकालते हैं और सारे क्रोमोसोम को डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, जैसे सबसे बड़ा, एक नंबर क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, फिर सबसे जो छोटा होता है अपना सेक्स क्रोमोसोम लगभग, है ना, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है। तो एक यू नो हाइट वाइज एक अरेंजमेंट हम करते हैं क्रोमोसोम की, राइट, पेपर पे, शीट पे, बाद में हम उसका फोटो ले लेते हैं माइक्रोस्कोप में देख के। सो दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। अब इसमें क्या होता है, यदि किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अनयूजुअल दिख रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ अलग दिख रहा है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि यस द चाइल्ड कैन बी सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर। So both assertion and reason are correct, and the reason is correct explanation of assertion also. एम्स 2016 में पूछा हुआ है, ध्यान आ रहा है? हाँ सर।
यदि कुछ तुमको डिस्कस करना तो बोलना, ऐसा नहीं कि अपने मन में रखना। इफ यू हैव एनी पॉइंट टू डिस्कस यू कैन स्पीक। बोलो आगे। है भाई किसी को और क्वेश्चन? और ये अपना छोटू क्वेश्चन है भाई कोई? सर माला एन और माला डी दोनों डिफरेंट है? हाँ, दो अलग अलग पिल्स हैं एक्चुअली ये। ओके, क्वेश्चन में है ये? मतलब हाँ, एक मिनट, 51 वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 51 उसमें। ओके, अच्छा पहले तुमको मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ, यूट्यूब वाला स्लाइड में दिखा देता हूँ तो तुमको शायद वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैं पहले शेयर कर लेता हूँ, तुम खुद क्वेश्चन बनाना था। ये एक्चुअली क्या बुक के बातों को ही मैंने जस्ट बताया, इसलिए मुझे नहीं ध्यान था। देखो ये दिख रहा है माला डी एंड माला एन। हाँ ये कर्सर देखना मेरा, ये टिक वाला जो है ये ओरल पिल है जो माला डी है, उसी तरह से माला एन भी है, राइट? दोनों के दोनों होते हैं। क्वेश्चन क्या है तुम सॉल्व करो, नंबर बोलो, मैं देखूं इन पर हाँ, क्वेश्चन। मैं बोलती हूँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? नंबर बोलो क्वेश्चन का। 51। ओके हाँ, अब बोलो, अब बनाओ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग बोल रहा है ना, हाँ, है ना? Which of the following contraceptive is different from the other three on the basis of mechanism of action, right? तो देखो हाँ, माला डी, माला एन, बस इसमें तो तुम आराम से बना सकते हो डायफ्राम। हाँ, वो तो पता है, हाँ, माला डायफ्राम एन भी आंसर उसी है। तरह से माला डी बनाया ना। देखो हाँ, इसमें क्या है कि नॉर्मली मैं बताऊंगा आपको कि माला डी से ज्यादा इम्प्रूव्ड था माला एन, राइट? इसी तरह हाँ, सहेली जो बनाया था CDRI वाले ने, हाँ, तो ये जो था इससे भी इसको बाद में फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये देखो जो सहेली था बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, ये वीकली पिल जो था। और फिर इसके जगह पे दूसरा एक पिल जो यू नो ऑर्मिलोफैक्सिन करके वो दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया था, राइट? दैट इज डिफरेंट स्टोरी, वो आपको नहीं उतना ये जानना है, राइट? ओके, तो माला डी, माला एन, जैसे अभी आपको सहेली भी नहीं मिलता है, अब नहीं मिलता है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, राइट? ओके, इसमें सेंट क्रोमेन करके कंपोजिशन था इसका, ये सेंट क्रोमेन, राइट? और बाद में सेंट क्रोमेन को चेंज कर दिया एक्चुअली, बाद में इसको देखा है, और मेलो एक्सीफेन बाद में इसमें डाल दिया। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट पूछिए, अब कोई क्वेश्चन हो तो। और है किसी को भैया, या सभी एकदम पंडित हो चुके हैं? कोई दूसरे बुक का भी हो तो भी चलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं किसी बुक का हम केवल बोल रहे हैं, किसी दूसरे बुक में भी यदि तुम बनाए हो तो यू कैन आस्क मी। हम्म,
है? हाँ बोलो। छः कोई नहीं। सर लग नहीं रहा है, अब स्टार्ट कर देते हैं, हम ऑलरेडी टाइम हो गया हाँ है आधा तो। टाइम हो भी गया हमारा। हाँ ओके चलिए ग्रेट। ओके तो हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम अब यहाँ पे जो बातें करेंगे ये यूनिट 4, आई मीन हम यूनिट 4 ऑलरेडी कर ही रहे हैं बात, लेकिन यूनिट 4 का जो शुरुआती दो चैप्टर है दैट वी डिस्कस फर्स्ट, राइट। दो तो हमने खत्म कर लिया, जो थर्ड एंड फोर्थ थे, राइट। तो ओके अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर करने के लिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम? कविता मैडम स्क्रीन देख रहे हैं आप? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो हम यूनिट 4 जो है उसके जो शुरुआती चीजें हैं ये बहुत सिंपल है, बहुत ये तुमने थर्ड फोर्थ सीखने का मुश्किल उठाया है, तो ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो काफी आसान है, थोड़े इसमें याद रखने वाली सभी चीजें हैं बस, और कुछ है नहीं। आज का और भी आसान है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, आप जस्ट एक बार गो थ्रू। ये सब मेरे हिसाब से हम 11th में तो पढ़े ही हैं काफी सारी चीजें, और 10th में भी बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे इसमें। सो if we talk about the reproduction, so reproduction is a very important or vital process of the living being that we discussed in the 11th standard, right? In the initial topics we discussed. So reproduction is the very important process of the living being, right? ऐसा हमने पढ़ा था. So here again, the reproduction is very important process, very vital process, right? And without which the species cannot survive for longer, right? क्योंकि हम after reproduction the new individual or progeny has been produced, and then they carry the things to the next generation and next to next generation, right? So the reproduction in different organisms, अलग अलग organisms की यदि हम बात करें तो they can be executed by the asexual mode as well as the sexual mode. दो अलग अलग, जैसे अभी तक हमने जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देखा, so that is the sexual mode of reproduction, right? तो होता क्या है एक्चुअली, आई थिंक आई मीन नेचर की यदि हम बात करें तो नेचर ने ऐसा क्यों किया समझने की कोशिश करना, क्यों कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा और एट सर्टेन प्लेसेस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? पहले हम डिफरेंस की बात करें तो बहुत सिंपलेस्ट वे में हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी simple way of reproduction, right? Or the ancient way of reproduction is the asexual mode of reproduction, right? Whereas the sexual mode of reproduction is the more evolved as compared to asexual mode of reproduction. तो जब हम इवॉल्व बोले दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में आया, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था, राइट? तो जरूरत क्यों पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो जरूरत इसलिए पड़ा नेचर को कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है। मतलब वेरिएशन का मतलब ऐसे समझो तुम, हम इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, से वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स इन मेनी एस्पेक्ट्स, राइट? नो डाउट वी आर वेरी सिमिलर, बट सिमिलैरिटी के साथ साथ हम में तुम में काफी वेरिएशन भी होती है, राइट? पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट? सो दीज आर नथिंग बट द वेरिएशन, इसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का क्या काम है? तो वेरिएशन ये एडाप्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना?
एडाप्टेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वेरिएशन, राइट। एंड वेरिएशन कैन बी incorporated in the individual only in the sexual mode of reproduction। क्यों हम बात करें क्यों भाई ऐसा, तो हमने बात करेंगे और किया भी जब माइटोसिस मियोसिस हम पढ़ रहे थे, और हम जेनेटिक्स में इसको और डिटेल में बात करेंगे कि मियोसिस जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ध्यान आ रहा है सबको, क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर शॉर्ट में लिख रहे हैं। और क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था कि इंटरमिंगलिंग हो रहा था, इंटरमिंगल हो रहे थे, तो क्रोमोसोम्स आर इंटरमिंगल्ड, राइट। वहाँ पे काफी सारे एक्सचेंजेज हो रहे थे, राइट। काइज्मा बना था, काइज्माटा, राइट। वहाँ पे काफी सारे, अभी जैसे मदर में हम बात करें मियोसिस हुआ, तो मियोसिस अब मेरे मदर में किसका क्रोमोसोम है, तो मेरे ग्रैंड मदर का, आई मीन मैटरनल साइड के ग्रैंड मदर का, ग्रैंड फादर का, और दोनों के क्रोमोसोम में क्या होगी, मिक्सिंग होगी, एंड देन दे प्रोड्यूस गैमेट, राइट। तो इस तरह से हम यूं कहें शॉर्ट में कि यहाँ पे वेरिएशन होती है, और वेरिएशन होने से उसका सही तरीके से सर्वाइवल होता है, नेचुरल सिलेक्शन सही तरीके से होता है, राइट। जो सर्वाइवल के चांसेस है वो काफी बढ़ जाती है ना, सर्वाइवल एडवांटेज इनहेंस्ड इन द न्यू वेरिएंट्स। ओके, सो इन दिस यूनिट, अब इस यूनिट की बात करें तो हम इसके जनरल प्रिंसिपल की बात कर लेंगे कि जनरल प्रिंसिपल क्या है, राइट। दोनों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में तो थोड़े बहुत हम करेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस द डिटेल इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन। तो ह्यूमन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट, ह्यूमन में हम रिप्रोडक्शन देख चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे जो बचा है फ्लावरिंग प्लांट्स में हम करेंगे, राइट। वी डिस्कस इन द फ्लावरिंग प्लांट्स नाउ, बट फ्लावरिंग प्लांट्स में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। सो इन दिस चैप्टर सिंपली वी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, सो द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो जस्ट यहाँ पे कुछ बहुत बिगनिंग वाली चीजें हैं कि द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स दे कैन लिव फॉर सर्टेन टाइम, उसकी लाइफ स्पैन, लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स की ना, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, यहाँ पे लिमिटेड लाइफ स्पैन है, राइट। अब ये लाइफ स्पैन इट डिफर्स फ्रॉम फ्यू डेज, सर्टेन इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट आप देखो 1 या 2 दिन ही जिंदा रहता है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, राइट, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जिंदा रहते हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा वो बोध गया वाला जो पेड़ है, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, राइट। तो 1 दिन से लेके हजारों साल तक के लाइफ स्पैन हो सकते हैं, राइट। एंड ये जो 1 दिन है, या फिर ऐसा नहीं कि 1 दिन किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है तो एक्सटिंक्ट हो जाता है अर्थ पर से, नो, नथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करता है, नए ऑर्गेनिजम्स को बनाता है, फिर वो नया ऑर्गेनिज्म दूसरे को, डेली उसमें नए नए जनरेशन आते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। सो रिप्रोडक्शन को यदि आप डिफाइन करो, राइट, तो रिप्रोडक्शन इज नथिंग but a biological process in which organisms give rise to the young ones, और इस young one को हम क्या बोल देते हैं, offspring, है ना, biologically हम इसको offspring बोल देते हैं, ओके। और ये जो offspring होते हैं they are similar to their parents, right, ओके। तो offspring, I mean जो new one हुए, जो born हुए, then offspring will grow, mature, और mature होने के बाद again they turn to produce the new offspring, है ना, sexually वो mature होएगा and after that they can produce। तो ये साइकिल चलते रहती है नेचर में, है ना, प्रकृति में ये साइकिल चलते रहती है, दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, है ना, ये 3 चीजें होते रहती है, चलते रहता है ये बिना कोई इंटरप्शन के, राइट। और ये जो साइकिल चलते रहती है, दिस इज और दैट इज हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन हैज बीन मेंटेन्ड, राइट, कि हम हजारों साल बाद भी अर्थ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, राइट, और ये जनरेशन बाय जनरेशन स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है इस अर्थ पे, राइट। तो इस तरह से हम ये जस्ट जो जनरल बातें हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट्स हाउ द ऑर्गेनिजम्स मेंटेन
themselves on this planet. ये एक आपके बुक का फिगर है, राइट? इस फिगर में जस्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स के एज लिखा हुआ है, आई मीन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक यहाँ पे नया टर्म है। लाइफ स्पैन हम एक्चुअली किसको बोलते हैं कि जो उसके बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का समय है ना? ध्यान रखो उसमें क्या है, बर्थ और नेचुरल डेथ, नेचुरली डेथ, राइट? जो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लाइफ स्पैन, राइट? तो लाइफ स्पैन जैसे यहाँ पे क्रो है ना, कौवा, इसका 15 साल है, राइट? जबकि हम क्या देख रहे हैं, पैरट सेम दिखने में है, आई मीन दिखने में तो थोड़ा अलग है लेकिन बॉडी साइज सेम है, राइट? और काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं, बोथ कैन फ्लाई, राइट? बट यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात करें तो केवल 15 साल तक, जबकि पैरट देखो 140 इयर्स तक रहते हैं जिंदा, राइट? So they are having different mechanisms and different adaptations are there during the course of evolution. Okay? इस तरह से देखो tortoise 100 से 150 साल तक जिंदा रहता है। Many aquatic animals are there, but tortoise देखो काफी लंबा है। So अलग अलग plants की, अलग अलग animals की अलग अलग लाइफ में, देखो beetles, butterfly 1 से 2 वीक है ना, और बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो 1 दिन 2 दिन ऐसे जिंदा रहता है। इसमें जो खाली जगह पड़े हुए हैं ना, आप इंटरनेट पे सर्च करके या अपने घर में डिस्कशन करके पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, सबको कल मुझे बताना कितनी इसकी लाइफ स्पैन है, ठीक है? जैसे बनाना ट्री है, राइट? कितनी इसकी लाइफ स्पैन है, काव कितना हो सकता है, आप देखते हो डेली काव को। सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, दे हैव डिफरेंट पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन, ऑलराइट? ओके, देन हम आगे बात करें इसी को कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमने देखा जिसमें अलग अलग लाइफ स्पैन देखा। दे आर हैविंग लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग तरह से उसके रहन सहन होते हैं, सब कुछ अलग अलग होती है, राइट? सो ड्यू टू देयर vast diversity, they also have their own mechanism to multiply and reproduce. सबकी अपनी अलग अलग मैकेनिज्म होती है, राइट? मल्टीप्लिकेशन की एंड रिप्रोडक्शन की, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, अलग अलग मैकेनिज्म होती है। हम बात करेंगे आगे वन बाय वन, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट? सो द फिजियोलॉजी, द हैबिटेट, राइट, मॉर्फोलॉजी, ये सब अलग अलग होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स में। कोई यहाँ पे देखें, मुझे टॉर्टोइज ये कहाँ पे रहता है, तो वाटर बॉडीज में रहता है, राइट? ये क्रो कहाँ रहता है, तो भाई दे आर एरियल ऑर्गेनिज्म, राइट? इंटरनल फिजियोलॉजी की बात करें, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेवरल अदर फैक्टर्स, राइट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग होते हैं, वही बता रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, सो फाइनली ऑर्गेनिजम्स, कितने ऑर्गेनिजम्स, whether it is one organism or 2 organisms participate in the reproduction to complete the process of reproduction. So the entire process of reproduction can be divided into 2 different types. Okay, कि कितने ऑर्गेनिजम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 या 2? जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट कितने ऑर्गेनिजम्स का है, 1 का है या फिर 2 ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है? यदि एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, इसमें मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं है, राइट? ओके, जबकि ऑन द अदर हैंड वी सी इन मेनी केसेस 2 अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड, 2 अलग अलग सेक्स की जरूरत होती है, राइट, to complete the reproductive process, and normally they produce a unicellular gamete, and after the fusion of those gametes, male and female gamete, right, that produce zygote, and this kind of reproduction is called sexual reproduction, जो हमने पढ़ ली है, काफी डिटेल में हमने बात करी ह्यूमन के केस में। इसी तरह प्लांट में भी होता है, वी डिस्कस। तो हम यहाँ पे फाइनली यदि बात करें कि 2 पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचे, 1 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, इसमें एक ही of, I mean only one parent
इन्वॉल्वमेंट इज देयर, एक ही पेरेंट की, सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट की, आई मीन दो मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है. ओके, नाउ वी डिस्कस द डिटेल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट, राइट. पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, राइट. तो आज हम ट्राई करते हैं एसेक्सुअल खत्म करने का. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सिंगल इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, एक ही इंडिविजुअल से काम चल जाएगा, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, राइट. एंड इसमें देखना है स्लाइड में एक दो ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना बुक में, एग्जैक्ट कॉपी होती है, राइट. एग्जैक्ट कॉपी कहने का मतलब क्या हुआ कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट. मॉर्फोलॉजिकली तो होगा ही, मॉर्फोलॉजिकली के अलावा दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट. कंप्लीट जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा कब, यदि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कर रहा है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एनसीईआरटी में, वेदर दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. ऑफ कोर्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इवन, राइट. And if the organisms are genetically identical to their parents or their siblings, then a terminology, very very important terminology we use in the biological sciences is the clone. याद रख, बहुत important terminology, clone. क्या हम बोल रहे हैं कि क्लोन, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पेरेंट्स है और उसके न्यू ऑफस्प्रिंग है. जैसे हम अमीबा की बात करें तो एक अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा बनाया, राइट. एक अमीबा डिवाइड किया, दो अमीबा में वो डिवाइड हो गया, तो दोनों को एक दूसरे का क्या हम बोलेंगे, क्लोन है. क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस किया, एंड बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर, है ना. मॉर्फोलॉजिकली तो होगा ही ऑफ कोर्स, और जेनेटिकली भी वो क्या होंगे, सिमिलर. क्यों? जो हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज नो सच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, है ना. मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है ना. देयर इज नो सच मियोसिस, नो सच क्रॉसिंग ओवर इज देयर, राइट. तो यदि मियोसिस नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, राइट, सो देयर इज नो सच जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज देयर, दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट. एंड द टर्म क्लोन हैज बीन यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये ध्यान रखना. नाउ सो दिस asexual mode of reproduction is most common. See, not always. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बुक क्या बोल रहा है कि most common, right, among the single celled organism. जो single cell organisms है, एक ही सेल का बना होता है, उसमें ज़्यादा commonly देखा गया है asexual mode of reproduction, चाहे वो plants हो, animals हो, right. या फिर यदि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिंगल सेल का है, उसमें तो देखा ही गया है, राइट. मोस्ट कॉमन ये देखा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द प्लांट्स दे आर हैविंग वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी ये देखा गया है. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन की हम बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, राइट, जैसे मैंगो ट्री की बात आप करो, हायर प्लांट है. सो इन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर इज नो asexual reproduction has been seen. Always exceptions are there. हम वो देखेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस है तो एक्सेप्शन तो है ही. ओके, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना. जो प्रोटिस्टन्स है ना, प्रोटिस्टा आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना. आई मीन सिंपलेस्ट यूकैरियोट, प्रोटिस्टा. याद आ रहा है? इसका एग्जांपल क्या क्या था? अमीबा बेस्ट एग्जांपल. मोनेरा, है ना, मोनेरा की हम बात किए थे. मोनेरा क्या है? जो प्रोकैरियोट्स है ना, एंड प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर. तो जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये सभी सिंगल सेल के होते हैं. प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्डेड यूकैरियोट, है ना, प्रोटिस्टा में रखा गया. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट एंड दे एग्जीक्यूट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो फिगर हम देखेंगे, बट यहाँ पे फाइनली हम इस लाइन को या इस स्लाइड को कंक्लूड कर रहे हैं कि in the Monerians or in the Protistants, right, this cell division itself is a kind of reproduction. समझना, ये लाइन को फिर से पढ़ना. सेल डिवीजन जो हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो,
जैसे हमारे में सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता है, ह्यूमन के केस में हम बात करें, हायर प्लेंट्स के बारे में बात करें, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट the cell division, right? It is different, reproduction is different, but here in the simple organisms or unicellular prokaryotes or monarians, right, protista monera में cell division itself is a mode of reproduction. काफी important line है, समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, तो ये asexual जो reproduction है, asexual reproduction की हम ये बात कर रहे हैं. So now we just have a look to this figure. हमने अमीबा की भी थोड़ी देर पहले बात करी कि एक अमीबा फाइनली डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर अमीबा, राइट? ये दो डॉटर अमीबा एंड बोथ आर क्लोन ऑफ ईच अदर. ये दोनों क्या है, एक दूसरे का क्लोन हम बोलेंगे, क्योंकि ये जेनेटिकली भी सिमिलर है. और जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे. और नहीं भी मॉर्फोलॉजिकली हो, यदि बाय द वे यदि आपके क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके पूछा कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, अमीबा में बहुत मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होगा, स्यूडोपोडिया अलग अलग डायरेक्शन से बनते हैं, राइट? बट इफ दे आर जेनेटिकली सिमिलर सो दे आर क्लोन ऑफ ईच अदर. जेनेटिकली सिमिलर एक यहाँ पे की पॉइंट है, की वर्ड है क्लोन्स होने के लिए. ओके, ऑन द अदर हैंड ए नंबर में आपके बुक का ही फिगर है, ईस्ट का दिखाया. दिस इज फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, याद हुई थी तुम्हें तो, है ना? ईस्ट है यूकैरियोट से. और इसमें जो सेल डिवीजन होती है ना, ये कैसा होता है, जो यहाँ पे हो रही है इसको लोग बाइनरी फिशन बोलते हैं. अमीबा में जो हो रहा है इससे क्या होता है, बाइनरी फिशन, राइट? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, सी दिस एंड दिस सेल इज इक्वल टू ईच अदर. बट इन द ईस्ट a very specific kind of cell division has been observed where the parent cell is large, ये काफी बड़ा होता है, जबकि जो नए सेल्स बन रहे हैं, डॉटर सेल बन रहे हैं, वो छोटा होता है. सी, so this process is called budding. ये बर्ड बोला जाता है, जो छोटा वाला सेल बना, दिस इज कॉल्ड बर्ड. और जब ये मैच्योर होता है देन इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट. ये फिर अलग हो जाता है, ऐसा नहीं अलग नहीं होता है ये, राइट? दिस विल separated from the parents when it becomes mature, right? So this unequal cell division seen in the east is called budding. याद रखिए, इसे हम लोग बोल रहे हैं budding, ठीक है? ये नॉर्मली ईस्ट में देखा जाता है, अनइक्वल सेल डिवीजन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड पे आ जाए. जो हमने बात करी वही यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट. ये हमने बाइनरी फिशन की बात करी, जो हमने कहाँ पे देखा, अमीबा में देखा, राइट? पैरामीशियम में देखेंगे, पैरामीशियम भी तुमको ध्यान होगा, स्ट्रक्चर है ना, आगे शायद देखेंगे भी है फिगर, राइट? ईस्ट में हम बात करें तो अनइक्वल सेल डिवीजन था, जस्ट रिटन कंटेंट है, हमने पीछे बात करी, राइट? स्मॉल बट दे रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स इनिशियली एंड आफ्टर मैच्योरिटी दे सेपरेट, राइट? ओके, अब यहाँ पे देखो, सी यहाँ तक जो हमने कहानी बात करी, जो ऊपर तक कहानी हमने बात करी, ये बाइनरी फिशन है. ये पूरा का पूरा क्या है, बाइनरी फिशन के बारे में बोल रहा है. दो सेल में बना रहा है, दो सेल बन रहे हैं. और इसी बाइनरी फिशन को देखो, यहाँ पे क्लैरिटी ऐसा रखना कि दिस बाइनरी फिशन और स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी फिशन इज द बडिंग. बडिंग क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी फिशन है वेयर द टू डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, राइट? और जो नया सेल बना उसकी साइज छोटी होगी. ओके, लिखते भी जाना, खाली सुनना मत. नाउ दूसरे तरह का हम यहाँ पे सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, दीज ऑर्गेनिजम्स ओनली, जो यहाँ पे हमने देखा कि अमीबा, पैरामीशियम, राइट? इसी ऑर्गेनिजम्स की फिर बात करें कि इफ अनफेवरेबल कंडीशंस आर देयर, यदि अनफेवरेबल कंडीशन हो, जैसे पानी में रह रहा है और पानी सूख जाए, तालाब सूख जाए समर में, तो क्या होगा? तो नॉर्मली व्हाट दे डू, दे विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया, वो अपना स्यूडोपोडिया अंदर ले लेता है, राइट? और वो 3 लेयर की एक कवरिंग बनाता है, राइट? अपने ऊपर एक 3 लेयर्स की कवरिंग बनाता है एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट. सुन के भाई, सिस्ट अपने पूरे के पूरे बॉडी को अंदर रख लेता है, ऊपर में 3 लेयर का कवरिंग बनाया एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट. ओके, और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन. हमने ये सिस्ट वगैरह का स्ट्रक्चर देखा था 11th क्लास में जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन. नाउ सी
अब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन वापस आया, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स बैक, राइट, सो दीज सेल्स जो अंदर की तरफ रखा हुआ है वो अब काफी सारे सेल्स में डिवाइड करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ठीक है, और मल्टीपल फिशन मतलब काफी सारे छोटे छोटे अमीबा, बहुत सारे मेनी नंबर्स ऑफ माइन्यूट अमीबा हैज बीन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिस्ट, राइट, जिसको हम लोग स्यूडोपोडियो स्पोर्स भी बोलते हैं, राइट, स्यूडोपोडियो स्पोर्स, राइट। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बर्स्ट कर जाता है, राइट, दे बर्स्ट आउट एंड स्पोर्स विल बी लिबरेटेड इनटू द सराउंडिंग मीडियम, राइट। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। ध्यान रखिए, यहाँ पे 3-4 टर्म फटाफट आ गया, राइट। पहला आया बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है, ईस्ट में होता है, उसको हम लोग बडिंग नाम दे दिए, राइट। जो दूसरा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन कब होती है? जब एडवर्स कंडीशन आते हैं। एडवर्स कंडीशन में अमीबा अपने ऊपर एक, अमीबा ही नहीं दूसरे बैक्टीरिया भी, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स अपने ऊपर एक 3 लेयर की हार्ड कवरिंग चढ़ा लेता है, राइट। और ये जो हार्ड कवरिंग चढ़ाता है, सो दिस हार्ड कवरिंग द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। इसको इंसिस्टेशन हम बोलते हैं। और फेवरेबल कंडीशन जब आया, सो दे डिवाइड एंड दे डिवाइड बाय द मल्टीपल फिशन। मल्टीपल नंबर में वो डिवाइड करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड pseudopodospores, right, and this process is called sporulation. इस प्रोसेस को sporulation बोल देते हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम, हमने ये देखा किसका, अमीबा की बात देखी, ईस्ट की बात देखी, राइट। बट कुछ यदि मेंबर्स हम फंजाई की बात करें, राइट, प्लांट्स की बात करें, राइट, आई मीन लोअर प्लांट्स की बात, जैसे एल्गी वगैरह की बात करें, तो उसमें एक स्पेशल तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, राइट। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल तरीके का देखने को मिलता है, एंड द मोस्ट कॉमन अमंग दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर्स, है ना। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, नॉर्मली फंजी में और लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी वगैरह में देखने को मिलता है, राइट। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा है ये। नॉर्मली जूस्पोर्स में क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जू इसलिए नाम दिया गया, जू स्पोर्स, है ना, मोटाइल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें हम देखें क्या क्या है, तो जो कॉमन है, सबसे कॉमन वो है कोनिडिया, राइट, कोनिडिया, ये पेनिसिलियम में बनता है। बर्ड्स, हाइड्रा में बर्डिंग होती है। और तीसरा है गिम्यूल फॉर्मेशन, जो हमने स्पॉन्ज में देखा था। ये सब हमने वर्ड्स देखे हुए पहले, राइट। So these are the special kind of asexual mode of reproduction and normally seen in the fungi as well as the algae, right? इसी को नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हमारे फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये देखो। यदि हम यहाँ पे फिगर की बात करें तो दिस इज द ए नंबर इज द जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, राइट। जूस्पोर्स मोटाइल होंगे, जूस्पोर जब भी होगा कैसा होगा, मोटाइल होगा, राइट। These are the conidia, conidiophore के ऊपर conidia होएगा, right? These are the conidiophores, right? उसके ऊपर conidia ये होएगा एक लाइन से। पेनिसिलियम में ऐसा होता है, right? अमीबा में हमने देखा हुआ ये बर्ड बनता है, lateral bird, so this is budding, right? फिर गिम्यूल फॉर्मेशन होती है in the sponges, right? ये गिम्यूल्स होते हैं, गिम्यूल फॉर्मेशन होती है। So these are the special kind of asexual reproduction, right? तो here in your book a question is there, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जैसे प्लांट्स में नॉर्मली देखा जाता है कि प्लांट्स में क्या देखा है, जैसे गुलाब, रोज का तुम क्या करो कि स्टेम कट करके और मिट्टी में लगाओ, थोड़े दिन बाद उससे नया पौधा हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। तो क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? और यदि है तो यस, ऑफ कोर्स यस, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। और कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी उसके जो नए पौधे होंगे, राइट। सो वही बोल रहा है कि व्हाई डू यू से सो, राइट, बिकॉज देयर इज नो सच चेंज इन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन, राइट, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड इज द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, राइट, हम इसको क्लोन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिस कैन बी सेड एज क्लोन, क्योंकि ये
जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जेनेटिक्स में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होती है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, नथिंग इज देयर, सो दिस इज काइंड ऑफ vegetative reproduction and we can call them clone, right? Okay. Okay, ये कुछ इस तरह से लग गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखें कि कुछ एनिमल्स में एनसीईआरटी के लाइंस ये सभी बस, राइट, कि इसलिए हम लोग प्लांट्स में नॉर्मली क्या करते हैं, प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम दे देते हैं। टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट्स, राइट, याद रहेगा। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसको हम लोग सिंपली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं, यूज करते हैं, यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली। देन जैसे कुछ स्ट्रक्चर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसका हम नाम यहाँ पे देखें, जैसे रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, राइट, ये सब नाम हमने पढ़ा हुआ है पहले। सो दीज आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट प्लांट्स एंड बाय दैट द न्यू ऑफस्प्रिंग विल कम, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, राइट, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फिगर हमारे बुक में है इसका, ये यहाँ पे देखो, दिस इज द पोटैटो, राइट, तो दीज आर द आईज ऑफ पोटैटो, राइट, जिससे नए प्लांट्स निकलते हैं, तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। दिस इज द राइजोम, जिंजर का राइजोम है ये, राइट। फिर तीसरा स्ट्रक्चर देखो सी, the bulbil of agave, एलोवेरा, एलोवेरा में bulbil, right, through which the new structure will come, new plant will come out. Then bryophyllum, बहुत important, bryophyllum में हम क्या देखते हैं कि लीफ के मार्जिन से, लीफ के मार्जिन की जो नॉच होती है ना, from there the adventitious bud will come, new plant will come when it comes in contact with the soil। जैसे ये bryophyllum soil पे गिरा, right, तो क्या होता है, इससे नए पौधे निकल जाते हैं, राइट। लीफ के जो मार्जिन होते हैं जहाँ पे नॉच होती है, राइट, इसका जो गार्डनर्स हैं बहुत यूज करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट, इसको एडवेंटिशियस बर्ड बोल रहे हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था वाटर हाइसिंथ, याद है, वाटर हाइसिंथ जिसको हमने टेरर ऑफ बंगाल भी बोला था, है ना, ये क्या है, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ इसको बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है वाटर हाइसिंथ का, वाटर हाइसिंथ इज आल्सो कॉल्ड इकॉर्निया, ECCHORNIA, इकॉर्निया, है ना। और इकॉर्निया को नॉर्मली ये देखो बहुत, ये देखिए स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पे होती है, स्टैग्नेंट वाटर में, ये तालाब वगैरह में ये बहुत ज्यादा होती है, और एक महीने में पूरे तालाब को ये कवर कर लेता है, 1 महीने 2 महीने में। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑफसेट, राइट, ये जो ये लंबा सा दिख रहा है, दिस इज द ऑफसेट। ये सब स्ट्रक्चर हम 11th में पढ़े हुए हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ऑफसेट से रिप्रोड्यूस करता है और ये नए वाटर हाइसिंथ को बनाता है। सो वाटर हाइसिंथ इज टेरर ऑफ बंगाल, याद रखना, काफी बार नीट में पूछा हुआ, टेरर ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल का ये टेररिस्ट है, समझो ऐसा। इसलिए वहाँ पे तालाब बहुत ज्यादा होता है और तालाब में ये बहुत ज्यादा ये ग्रो करता है फास्ट, और उससे क्या होता है कि तालाब में ग्रो करता है तो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वाटर में, दैट ऑक्सीजन विल बिकम लेस, उससे वहाँ पे जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मछली और अदर ऑर्गेनिजम्स, दे विल डाई, राइट, और जो फार्मर्स हैं उसको काफी घाटा होता है, राइट। सो दिस इज द वाटर हाइसिंथ। तो ये सभी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पहले भी, राइट, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें दिखा रहा है, ओके। ये वही सब चीजें लिखी हुई है, देखो, जैसे वाटर हाइसिंथ के बारे में टेरर ऑफ बंगाल बोले, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया नाम देते हैं नॉर्मली। ये लाइन रहा है, इसको इंडिया में हम लोग ये एक्सोटिक प्लांट है, जो वाटर हाइसिंथ की हमने बात करी ना, दिस इज एक्सोटिक प्लांट, तो इसको बाहर से लाया गया है, क्यों, तो इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ द लीव्स, पहले डेकोरेटिव प्लांट की तरह से इंडिया में लाया गया कि हम घर, तालाब, पानी को सजाएंगे, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये तो बहुत फास्ट ग्रो करता है और सारी मछलियाँ और जो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल कर देता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द वाटर हाइसिंथ, ओके। फिर जो ये हमने अलग अलग बातें करी, जिंजर की, डालिया की, पोटैटो की, राइट, शुगर केन, इन सब में देखे होंगे, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, इन सब में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उसके
जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं उसी को हम खेत में लगाते हैं एंड द न्यू प्लांट विल कम आउट, राइट। एंड ये जो नए प्लांट्स निकलते हैं नॉर्मली दे कम आउट फ्रॉम द नोड, इसको ध्यान रखना। वो कहाँ से आता है नॉर्मली? दे कम्स आउट फ्रॉम द नोड। ये नोड से, जहाँ पे उसमें नोड होती है स्टेम में, राइट। सो नोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, राइट। और जैसे ये नोड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल, राइट, सो न्यू प्लांट विल कम आउट। ओके, ये ब्रायोफाइलम का हमने एग्जांपल दे ही दिया, राइट। ब्रायोफाइलम के लीफ से नया प्लांट बनता है ना। ओके, सो हियर ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखें कि asexual reproduction is a common method of reproduction in the organisms that have relatively simple organization like algae, fungi, जो हमने आगे देखा, right? और unfavorable condition जब आए, right? धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने बात करी पहले कि asexual reproduction is the oldest means of reproduction, right? But धीरे धीरे क्या देखा कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में नए नए कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल चाहिए। सो स्लोली जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गई, राइट, रिप्रोडक्शन भी चेंज होते गए एंड द हायर ऑर्गेनिजम्स दे अडॉप्ट देमसेल्फ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। हायर ऑर्गेन, क्योंकि नए इंडिविजुअल्स में चेंजेस होना चाहिए। वो चेंजेस कहाँ से लाएगा? रिकॉम्बिनेशन के थ्रू लाएगा एंड दोज रिकॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल ओनली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन द course of evolution, the asexual reproduction slowly changes into the sexual reproduction in many organisms, and particularly those organisms which survive in the unfavorable conditions, right? ठीक है, तो इस तरह से जो हायर प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं इंस्टेड ऑफ asexual reproduction, right? So that's it about the asexual reproduction. So tomorrow we'll discuss the sexual mode of reproduction. ठीक है, तो that's it. यदि किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो तो you can ask me. कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, आज हम asexual पूरे के पूरे देख लिए। मैं पढ़ना बहुत आसान सब चीजें हैं, ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, कुछ नई चीज इसमें लगभग नहीं है। कविता मैडम, किसी को क्वेश्चन हो तो उसको अलाउ करिए। सर वैसे भी टाइम हो गया, इन लोगों को देखते हैं, आज पढ़ने देते हैं, क्वेश्चन लेके कल आएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आज पढ़ ले लोग एक बार घर से। ओके, ऑलराइट, तो ठीक है। तो आज आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होमवर्क है आप लोगों को, वो लिख लेना पॉइंट वाइज बना के, और क्वेश्चन जो हो वो भी लिख लेना। कल हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे 10 मिनट आपका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे भी छोटा चैप्टर है सर, कल तक तो मुझे लगता है खत्म भी हो जाएगा, रिप्रोडक्शन ही बाकी है तो। हाँ, देखते हैं, स्लोली हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एंड कर दीजिए। जो लास्ट चैप्टर का नहीं बनाए हो, दो जो हमने भेजा क्वेश्चंस नहीं बनाए हो अभी भी, तो अभी भी टाइम है, बना लेना। कंप्लीट बना के जो भी क्वेश्चन हो आप पूछना, उसमें ये सारे लाइंस ही एनसीईआरटी के हैं, ये ध्यान रखना। तुम ये क्वेश्चन सारे बना लेते हो तो मेरे हिसाब से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट नीट का जो ट्रेंड है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें, बोर्ड का जो ट्रेंड है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही है सबके सब उसमें। और बुक बंद करके बनाना, खोल के मत बनाना, ठीक है मैडम। तो कुछ और देना है आपको? नहीं बस सर, होमवर्क बता दिया, मैं मैसेज भी कर दूंगी। तो एंड कर दो मीटिंग। हाँ सर, एंड कर दीजिए। ओके, चलिए, बाय। हाँ, ओके सर, बाय।